नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्र सरकार की बीते 12 साल की उपलब्धियों और देश के वंचितों के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में टेक्नोलॉजी ने अहम भूमिका निभाई है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने कई बदलाव देखे हैं इन 12 सालों में, और इन बदलावों के केंद्र में गरीब कल्याण और समाज के वंचित वर्ग रहे हैं। और उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा अंत्योदय से प्रेरित रही है और उसकी हमेशा यही कोशिश रही है कि विकास का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जो दशकों से पीछे छूट गए थे। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जनधन खाते, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का मकसद लोगों को सम्मान और अवसर दिलाना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डीबीटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक मदद सीधे और पारदर्शी तरीके से पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि इन पहलों से लीकेज कम हुआ, कार्य क्षमता बढ़ी और शासन व्यवस्था में भरोसा मजबूत हुआ है। पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल इस स्वास्थ्य योजना को अपनाने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। योजना को जमीन पर उतारने के लिए आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस समझौते के बाद राज्य के लाखों परिवारों को मुफ्त और कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई पात्र लाभार्थियों को सेकेंडरी और टर्शरी देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है। भारत की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक कल से शुरू होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके बारे में जानकारी दी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के कृषि मंत्री और प्रतिनिधि भाग लेंगे और वैश्विक खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और किसानों के भविष्य जैसे अहम मुद्दों पर मंथन होगा। 9 से 11 जून तक जहां ब्रिक्स समूह के सदस्य देश के अधिकारी मंथन करेंगे, तो वहीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक इंदौर में ही 12 और 13 जून को होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि बैठक में खाद्य सुरक्षा और पोषण के साथ साथ किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, साथ ही सतत कृषि विकास जैसे अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की जाएगी। पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़े चर्चित टीएमसी नेता जहांगीर खान को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। बंगाल एसटीएफ ने दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और टीएमसी नेता जहांगीर खान को नेपाल सीमा के पास से पकड़ लिया है। जहांगीर पर रंगदारी वसूली, हत्या के प्रयास, चुनाव के बाद हिंसा फैलाने और अवैध हथियार रखने समेत कई गंभीर आरोप दर्ज हैं। जहांगीर को टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी का करीबी माना जाता है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राय ने कहा कि उनका कार्यकाल 2029 तक था, लेकिन सिद्धांतों से समझौता न करने के कारण उन्होंने ये फैसला लिया। सुखेंदु शेखर रॉय ने आरोप लगाया कि जनता का टीएमसी से भरोसा कम हो गया है और पार्टी आम लोगों से कट चुकी है। पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास और निवेश को लेकर उम्मीदों के बीच मंत्री दिलीप घोष ने कहा है कि राज्य सरकार निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में काम कर रही है और निवेश को लेकर देश विदेश की कंपनियों से बातचीत जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार की डिपोर्टेशन नीति लागू होने के बाद अब तक 4,800 बांग्लादेशी घुसपैठियों को बांग्लादेश भेज दिया गया है। राज्य सरकार के मुताबिक वर्तमान में सभी होल्डिंग सेंटरों में अभी भी 836 बांग्लादेशी घुसपैठिए मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य में घुसपैठ पर अंकुश लगाने के लिए भारत बांग्लादेश सीमा के 556 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में से 100 किलोमीटर हिस्से में बाड़ लगाने के लिए भूमि हस्तांतरण का काम पूरा कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यकाल के दौरान हुए कामकाज पर तीखा हमला बोला और महिलाओं के लिए चलाई जाने वाली लक्ष्मी भंडार योजना में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाया।
सीएम शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि इस योजना के कुल 2 करोड़ 20 लाख लाभार्थियों में से करीब 3 लाख पुरुष शामिल हैं, जो फर्जी तरीके से इसका लाभ ले रहे थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी की है। पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक की होगी। एनटीए ने उम्मीदवारों से परीक्षा और एडमिट कार्ड जारी होने से संबंधित नई जानकारी के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर जाने की सलाह दी है। परीक्षा 21 जून को है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कल 9 जून को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ करेंगे। LPMS एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिससे सभी लैंड पोर्ट्स के कामकाज को इंटीग्रेटेड सिस्टम में जोड़ने के लिए बनाया गया है। LPMS लैंड पोर्ट्स को एयरपोर्ट और सी पोर्ट की तरह ही लॉजिस्टिक्स और नियामक जानकारी के सुरक्षित और रियल टाइम आदान प्रदान सुविधा देता है। इसमें कार्गो और यात्रियों की प्रोसेसिंग के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी सुविधा शामिल है। पंचायती राज मंत्रालय कल 9 जून को गुजरात के गांधीनगर में एक जनसंपर्क कार्यशाला और आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम का आयोजन करेगा। हाइब्रिड मोड में आयोजित इस वर्कशॉप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे गुजरात के पात्र ग्राम पंचायत और ब्लॉक पंचायत शामिल होंगे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज दोपहर बाद भारत औद्योगिक विकास योजना यानी कि भव्य पोर्टल को लॉन्च करेंगे। इसका उद्देश्य निवेश के लिए तैयार विश्व स्तरीय औद्योगिक अवसंरचना विकसित करना, ताकि निवेशक आसानी से निवेश कर सके। देश के 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया का आज अंतिम दिन है। सभी सीटों पर 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन शाम को मतों की गिनती के बाद परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। 24 सीटों के लिए जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उनमें मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर और कर्नाटक शामिल हैं। इन राज्यों से उच्च सदन के मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 21 जून से 19 जुलाई के बीच अलग अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है। यूरोपीय संघ का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज और कल असम के दौरे पर है। इस दौरान पूर्वोत्तर भारत में व्यापार, निवेश, हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में सहयोग के नए अवसर तलाशे जाएंगे। यूरोपीय संघ के इस दौरे के दौरान असम के पहले ब्लू वैली क्लस्टर का शुभारंभ भी होगा, जो उद्योग और नवाचार को बढ़ावा देगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने आगामी राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव 2026 के लिए मध्य प्रदेश और कर्नाटक के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। भाजपा ने कर्नाटक से एम नागराज और मध्य प्रदेश से महेश केवट को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने कर्नाटक विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव के लिए अपनी पहले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराजु पाटिल और रघु कौटिल्य को भी उम्मीदवार बनाया है। भारतीय रेल में कर्मचारियों के सुझावों को गंभीरता से लेते हुए उन्हें तेजी से अमल में लाया जा रहा है। कर्मचारियों की मांग पर स्टाफ कैंटीन में कई नई सुविधाएं शुरू की गई हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में नई दिल्ली के शकूर बस्ती स्थित उत्तर रेलवे ट्रेन सेट डिपो में कर्मचारियों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना था और 7 दिनों के भीतर समाधान का निर्देश दिया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर रेलवे ने कर्मचारियों द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दों का समाधान मात्र 24 घंटे के भीतर कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज से राज्य के सभी 75 जिलों में आयोजित की जा रही है। ये परीक्षा 8, 9 और 10 जून को 2 पालियों में की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 32,679 पदों के लिए 28,86,797 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 1,183 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 28 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी भाग लेंगे। परीक्षा में उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अन्य राज्यों के परीक्षार्थी भी शामिल हो रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें बस किराए में 50% छूट दी है। ईडी ने 142 करोड़ रुपए के मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के तहत आज मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर छापे मारे।
ईडी ने मिजोरम में भारत म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा और त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कुछ परिसरों पर छापेमारी की है। धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज मामले में ये कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर समस्त प्राणियों का कल्याण करना हमारी संस्कृति का मूल भावना रही है। इसी दृष्टिकोण के साथ भारत आज निरंतर प्रगति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर है। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी की कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। मानसून की इस रफ्तार ने उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों के साथ पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में अपनी दस्तक दे दी है। त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भी मानसून की बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया है। मौसम विभाग ने तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरल, माहे, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा और यहां गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले के कुछ हिस्सों में अत्यंत तेज बारिश हो सकती है। सूचना, शिक्षा और जन जागरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारतीय रेडियो के इतिहास में आज का दिन बेहद खास है। साल 1936 में इसी दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया था। आज देश भर में कालाष्टमी का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान काल भैरव को समर्पित माना जाता है, जिन्हें भगवान शिव का रौद्र स्वरूप और धर्म की रक्षा करने वाला देवता कहा जाता है। पश्चिम एशिया में तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बीच आज भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 800 से अधिक अंक और निफ्टी करीब 286 अंक टूटकर खुले। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत का इनोवेशन इकोसिस्टम तेजी से विस्तार कर रहा है और अंतरिक्ष स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर करीब 400 हो गई। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका स्वागत है। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में $9 अरब की है, जो अगले 7 से 8 सालों में $45 अरब तक पहुंच सकती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि विकसित भारत 2047 की परिकल्पना जन भागीदारी, नवाचार और सामूहिक संकल्प से ही हो सकती है साकार। उन्होंने भविष्य को आकार देने में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताया। ओम बिरला ने कहा कि शिक्षित, कुशल और प्रौद्योगिकी से लैस युवा विकसित भारत 2047 की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार चाहने वालों की बजाय रोजगार सृजनकर्ता बनना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में आयोजित एक कृषि कार्यशाला में कहा कि राज्य सरकार पंचायतों के स्वामित्व वाली भूमि पर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अगले साल एक नीति तैयार करेगी। नायब सिंह सैनी ने कहा कि कृषि विभाग के स्वामित्व वाले लगभग 800 एकड़ भूमि केवल उन्हीं किसानों को पट्टे पर दी जाएगी जो कम से कम 10 सालों तक प्राकृतिक और जैविक खेती करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। झारखंड के आमों ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रखा कदम। सिमडेगा जिले की महिला किसान उत्पादक कंपनी द्वारा उगाए गए 1.5 टन आम्रपाली आमों की पहली खेप यूनाइटेड किंगडम भेजी गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसे लोकल टू ग्लोबल का उत्कृष्ट उदाहरण बताया।
एपेडा के निरंतर प्रयासों से किसानों को बेहतर मूल्य, महिलाओं को नई पहचान और भारत के कृषि निर्यात को नई गति मिली। दिल्ली सरकार राजधानी के सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए डीटीसी बेड़े में 2800 इलेक्ट्रिक एसी फ्लोर बसें शामिल करेगी। दिल्ली सरकार की यह पहल केंद्र सरकार की पीएम ई ड्राइव योजना के तहत की जाएगी। इस पहल से सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। टाटा मोटर्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि कंपनी वाणिज्यिक वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन तकनीक में निवेश जारी रखेगी। एन चंद्रशेखरन ने कहा कि टाटा मोटर्स स्वच्छ और टिकाऊ मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ईवी पोर्टफोलियो का विस्तार कर रही है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के ई जागृति प्लेटफॉर्म को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला। एआई सक्षम इस प्लेटफॉर्म ने 2 लाख से अधिक उपभोक्ता मामलों का निपटारा कर डिजिटल न्याय प्रक्रिया को मजबूत बनाया है। अदानी समूह की धारावी पुनर्विकास परियोजना के तहत 10 लाख से ज्यादा झुग्गीवासियों को पुनर्वास के लिए 1.25 लाख घर बनाए जाएंगे। अदानी समूह और महाराष्ट्र सरकार की साझेदारी में चल रही इस परियोजना का उद्देश्य धारावी को आधुनिक आवास, बेहतर बुनियादी ढांचा और उन्नत शहरी सुविधाओं से लैस करना है। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार अदानी समूह के चेयरपर्सन गौतम अदानी 89.2 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। गौतम अदानी के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी 88 अरब डॉलर के साथ दूसरे और सॉफ्टबैंक के मासायोशी सोन 87 अरब डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर। ओपेक प्लस ने जुलाई से कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन के 7 सदस्य देशों ने प्रतिदिन करीब 1.88 लाख बैरल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति जताई। बैरूत में हुए इजरायली हवाई हमलों के जवाब में ईरान ने इजरायल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इन हमलों में 2 लोगों की मौत और 20 लोग हुए घायल। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उसने इजरायल के रमात डेविड एयरबेस को निशाना बनाया, जबकि इजरायली सेना ने कहा कि सभी मिसाइलों को हवा में ही रोक लिया गया। वहीं लेबनान पर जारी इजरायली हमलों को लेकर ईरान ने दी कड़ी चेतावनी। आईआरजीसी के खातम अल अंबिया केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फकारी ने आरोप लगाया कि इजरायल युद्ध विराम का उल्लंघन कर लेबनान में बढ़ा रहा है हमले। इब्राहिम जुल्फकारी ने बताया कि यदि हमले जारी रहे या उसकी कार्रवाई का जवाब दिया गया तो इजरायल को और अधिक कठोर जवाब का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने उसके समर्थकों के खिलाफ भी विनाशकारी हमलों की चेतावनी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ किसी भी शांति समझौते से पहले अमेरिका ना तो ईरानी संपत्तियों को अनफ्रीज करेगा और ना ही प्रतिबंधों में देगा राहत। ट्रंप ने कहा कि समझौते और सकारात्मक कदमों के बाद ही राहत पर विचार किया जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वे लेबनान से तेहरान के साथ किसी अल्पकालिक समझौते में शामिल होने की मांग नहीं कर रहे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने लंदन में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बैठक की। बैठक में यूक्रेन को यूरोपीय समर्थन जारी रखने और युद्ध समाप्ति के प्रयासों पर चर्चा हुई। नेताओं ने ज़ेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन के बीच सीधी बातचीत के प्रस्ताव का समर्थन किया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने देश में अप्रवासियों के खिलाफ हिंसा फैलाने वाले समूहों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा कि इस तरह की घटनाएं देश की छवि को नुकसान पहुंचा रही हैं और सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाएगी। मेक्सिको और बेलीज से भेजी गई 1700 टन खाद्य सामग्री और आवश्यक आपूर्ति लेकर एक मालवाहक जहाज क्यूबा की राजधानी हवाना पहुंचा। अधिकारियों के अनुसार यह खेप मेक्सिको द्वारा हाल के महीनों में भेजी जा रही लगातार मानवीय सहायता का हिस्सा है। देश की मौजूद आर्थिक कठिनाइयों के पीछे अमेरिकी प्रतिबंधों को एक प्रमुख कारण बताया जा रहा है। न्यूयॉर्क के पेन स्टेशन पर हुए चाकू हमले में 5 लोग हुए घायल। घायलों में एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी बताया गया, जबकि अन्य को मामूली चोटें आई।
घटना के बाद स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई और कुछ क्षेत्रों को बंद कर दिया गया। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू की। फिलीपींस के दक्षिणी तट के पास 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत और 4 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई। इस भूकंप से कई इमारतें ढह गई हैं, जबकि एक शॉपिंग सेंटर और स्थानीय स्कूल की इमारतें भी मलबे में तब्दील हो गई। भूकंप के इस भीषण झटके के तुरंत बाद फिलीपींस और उसके पड़ोसी देश इंडोनेशिया की भूगर्भीय एजेंसियों ने तटीय इलाकों के लिए सुनामी का अलर्ट जारी किया। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने जीता अपना पहला ग्रैंड स्लैम। फ्रेंच ओपन फाइनल में फ्लावियो कोबोली को हराया। ज़्वेरेव ने 5 सेट तक चले कड़े मुकाबले में दर्ज की जीत। 3 ग्रैंड स्लैम फाइनल हारने के बाद जीता पहला ग्रैंड स्लैम। अंडर 18 हॉकी टीमों का वतन वापसी पर हुआ भव्य स्वागत। एशिया कप में पुरुष टीम ने स्वर्ण और महिला टीम ने जीता था कांस्य पदक। न्यू चंडीगढ़ टेस्ट में भारत ने अफगानिस्तान को फॉलो ऑन दिया। भारत के लिए अपना पहला टेस्ट खेल रहे मानव सुधार ने लिए 6 विकेट। भारत के पहली पारी में बनाए गए 564 रन के जवाब में अफगानिस्तान की टीम पहली पारी में 152 रन पर हुई आउट। अफगानिस्तान के लिए रहमत शाह ने सर्वाधिक 60 रन बनाए। उलान बातर ओपन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में भारतीय पहलवानों ने कुल 16 पदक जीते। इनमें 8 स्वर्ण पदक रहे शामिल। राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी धावक अनिमेश कुजूर ने न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन में 200 मीटर दौड़ में हासिल किया दूसरा स्थान। अपने करियर का चौथा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मैच 115 रन से जीता। जीत के साथ इंग्लैंड ने 3 टेस्ट मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। डेनमार्क के फुटबॉलर क्रिस्टियन एरिक्सन यूक्रेन के खिलाफ दोस्ताना मुकाबले के दौरान बेहोश हुए। डैनिश फुटबॉल संघ के मुताबिक अब होश में आए एरिक्सन। आर्सेनल के मिडफील्डर डैक्लन राइस फुटबॉल विश्व कप में होंगे इंग्लैंड के उप कप्तान। राइस ने इंग्लैंड के लिए 72 मैच खेले। फेनूर्द के ने मैनेजर रॉबिन वैन पर्सी को पद से हटाया। वैन पर्सी सिर्फ 16 महीने रहे पद पर। 7 बार के मोटो जीपी चैंपियन मार्क मार्केज ने दर्ज की अपने करियर की 100वीं जीत। हंगेरियन ग्रां प्री में पेड्रो एकोस्टा को दी मात। आज फ्रांस और उत्तरी आयरलैंड के बीच खेला जाएगा दोस्ताना फुटबॉल मैच। फ्रांस की टीम बुधवार को विश्व कप के लिए रवाना होगी। ईरान की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम विश्व कप के मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए मेक्सिको पहुंची। टीम 3 हफ्ते से तुर्की में कर रही थी अभ्यास। और फ्रेंच ओपन चैंपियन मिरा आंद्रीवा ने अपनी ट्रॉफी पेरिस में प्रशंसकों को दिखाई। मिरा ने फ्रेंच ओपन फाइनल जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीतने में पाई थी कामयाबी। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार।